वी लेफ्ट एट दिस पॉइंट कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी में बदलाव आ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको हीट दी गई होगी या ली गई होगी। और अगर आप कह रहे हो कि ना हीट दी गई है ना ली गई है, तब भी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ रहा है, तो उसमें वर्क किया होगा। अब वर्क किया होगा ना। उसके बाद हमने कुछ केसेस भी करे थे कि कब डेल्टा यू जीरो लेना है, जब प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल। मैंने कहा था कि अगर न्यूमेरिकल में अगर लिख दिया गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको केस 1 अगर दिया होगा कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रही है, तो क्या जीरो लेना है? आइसोथर्मल का मतलब लवे कल आए थे आप, कल मैंने क्या बताया था कि आइसोथर्मल में क्या जीरो लेना है? डेल्टा। क्यों? आइसोथर्मल तो सेम टेम्परेचर होता है, बट सेम टेम्परेचर में डेल्टा यू क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि कल भी मैंने ये बात क्लियर करी थी कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा, तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव नहीं आ सकता। तो अगर आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रखी है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उससे मैटर नहीं करता। बट अगर आपने वर्ड आइसोथर्मल देख लिया तो आपको तुरंत क्या ले लेना है? डेल्टा यू। अब जैसे आप डेल्टा यू जीरो ले लोगे तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो हो गया, यानी कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस डब्ल्यू। और इसका कारण लिख लो, दिस इज बिकॉज यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा, तो डेल्टा यू को जीरो ही होना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट इंक्रीज और इट कैन नॉट डिक्रीज अगर टेम्परेचर सेम है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं तो हीट दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन नेगेटिव में चला जाएगा और उनकी वैल्यू कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएगी। मतलब दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। ओके, सेकंड हमने करा था, अगर हमारे पास कौन सा केस हो, या ये केसेस अभी चलो बाद में करेंगे, पहले हम दो चीजें समझते हैं कि अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितनी हीट आ रही है या कितनी हीट जा रही है। वर्क डन कैसे निकालेंगे? अब किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस हो कैसे रहा है। क्या वो धीरे 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 रिवर्सिबली हो रहा है, या वो एकदम से इरिवर्सिबल हो रहा है? यानी कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रहा है तो उसके वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग रहेगा, लेकिन अगर वही प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है तो उसको वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अलग रहेगा। तो मैं आपको दो डेरिवेशंस करवाऊंगी, एक वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ना सिर्फ आपको वो डेरिवेशंस याद करनी है, बट उनके जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो भी याद करने हैं, क्योंकि अगर आप वो फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आप फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन वर्क डन। पहले समझ लो, फिर मैं लिखने का टाइम दे दूंगी। ड्यूरिंग इरिवर्सिबल, पहले मैं आपको इरिवर्सिबल का वर्क डन निकालना सिखा रही हूँ। अब क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है तो कैसे हुआ होगा, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास एक गैस है और आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि अगर उसका पहले वॉल्यूम V1 है तो एकदम से उसका वॉल्यूम कंप्रेस होके कम होके V2 हो रहा है। मे बी आप वेट रख रहे हो या पिस्टन पे, जैसे मर्जी करके। अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में एकदम से चेंज आ रहा है। पहले वॉल्यूम कितना है P1, बाद में कितना है? कम हो रहा है, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। अगर एक्सपेंशन हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तो वो बात की बात है। कहने का भाव ये है कि हम प्रोसेस को एकदम से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एकदम से। क्यों एकदम से कर रहे हैं? क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, वो एकदम से प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम में V1 टू V2 चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या? वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि वर्क डन जब भी निकालना होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो हम ये कैसे हम देखते हैं कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सो दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाला जा सकता है। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यहां से क्या हो गया, प्रेशर इनटू, अब हम प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर, जितना बाहर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, और एरिया जितना भी इसका एरिया होगा ए। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना मूव कर रहा है, एल, डेल्टा एल, जितना भी डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा एल। तो वर्क डन क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर और एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, पहले वॉल्यूम कितना है, बाद में कितना है, V2। तो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर V2 माइनस V1 आ गया। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर आप इस सिचुएशन को कंसिडर करो, V2 की वैल्यू कम है, V1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि बाद वाला वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले वाला वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर आप V2 जिसकी छोटी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी वैल्यू निकालोगे तो आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा। जब आप कंप्रेशन कर रहे हो तो V2 वॉल्यूम बाद वाला कम हो रहा है, तो कंप्रेशन का मतलब है आप वर्क कर रहे हो क्योंकि आपने प्रेशर लगाया है। केमिस्ट्री ये मानती है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो जिसकी वजह से गैस अंदर जा रही है, तो आपके वर्क डन करने की वजह से उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी नहीं यूज कर रहा, आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, आपने प्रेशर लगाया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से बड़ा वॉल्यूम, बाद वाला वॉल्यूम छोटा है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि ये वर्क डन तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, आपकी वजह से वॉल्यूम अंदर गया, सिस्टम तो कोई काम नहीं कर रहा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए साइंटिस्ट ने बाहर नेगेटिव लगा दिया। अब ध्यान से देखो, जब एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन मतलब जब गैस खुद ऊपर आएगी तो V2 ग्रेटर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि जब सिस्टम खुद वर्क करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा। तो नेगेटिव लगाने से दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं। देखो कैसे, जब आप कंप्रेशन करोगे, कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब आप ऑन द सिस्टम वर्क करोगे तो V2 की वैल्यू V1 से कम आएगी, तो वर्क डन में आपने नेगेटिव लगाया हुआ है, अंदर नेगेटिव नेगेटिव, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, जो कि पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री मांगती है कि जब वर्क सिस्टम के ऊपर करा जाता है, सिस्टम खुद काम नहीं कर रहा, तुम काम कर रहे हो, तो वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और जब गैस खुद एक्सपैंड हो रही होगी, एक्सपैंड होने का मतलब है सिस्टम बाय द सिस्टम काम हो रहा है, तो वॉल्यूम V2 ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा तो अंदर वाली चीज पॉजिटिव आएगी और बाहर वाला नेगेटिव आंसर को क्या कर देगा, माइनस, और वो माइनस होना भी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री मानती है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो दोबारा डेरिवेशन समझते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए हमने कोई भारी भरकम डेरिवेशन नहीं करी, एक सिंपल सी डेरिवेशन थी। हमने ये माना कि वॉल्यूम एकदम से चेंज हो रहा है V1 से V2, जब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। वर्क डन निकालने के लिए हमने फिजिक्स का फॉर्मूला देखा कि कभी भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स तो हम अप्लाई नहीं कर रहे, हम तो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो हमने फोर्स का एक्सप्रेशन प्रेशर की टर्म्स में देखा कि फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, P एक्सटर्नल, जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर है, एरिया कितना है, जो भी हमारा इसका एरिया है। तो जैसे हमने फोर्स की जगह P एक्सटर्नल इनटू एरिया पुट किया, नीचे जाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही थी, डेल्टा एल, एरिया इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, V2 माइनस V1। पर हमने देखा कि जब पिस्टन अंदर जा रहा है तो बड़ा बाद वाला वॉल्यूम तो कम हो रहा है,
और अगर बाद वाला वॉल्यूम कम हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जबकि जब हम काम कर रहे हैं तो आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव। तो साइंटिस्ट ने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूले में ही क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब आप सोचोगे कि मैम जब एक्सपेंशन होगी फिर तो V2 बड़ा होगा ना, फिर तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव आना भी चाहिए। जब एक्सपेंशन होगी, जब गैस खुद एक्सपैंड हो रही है मतलब वो खुद काम कर रही है, और जब कोई गैस खुद काम करती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, विच इज इंडिकेटेड बाय अ नेगेटिव वर्क डन, विच इज इंडिकेटेड बाय अ, तो ये याद रखना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब अगर हमें पेपर में वर्क डन निकालना आया और हमें मेंशन ही नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो बाय डिफॉल्ट इरिवर्सिबल ही मानना है। अगर आप कहो कि मैम हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था लेकिन न्यूमेरिकल में तो बताया ही नहीं हुआ था कि इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, तो अगर ना बता रखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप उसको इरिवर्सिबल ही मानोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली दुनिया में होने वाले प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं। आपने कभी प्रोसेस को इनफाइनाइटसिमली स्लो होते हुए देखा है? यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो आइडियल सिचुएशन है। असल में तो प्रैक्टिकली जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपको लेना हो तो आपने इरिवर्सिबल ही लेना है, और फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो, अगर क्वेश्चन में गिवन हो वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल, लेकिन रिवर्सिबल से पहले इरिवर्सिबल वाली डेरिवेशन नोट कर लो, इरिवर्सिबल वाली डेरिवेशन नोट कर लो ताकि साथ साथ याद भी हो जाए। फिर रिवर्सिबल वाली लेते हैं, पहले लिखो वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल डेरिवेशन, कंसीडर अ गैस इन सिलेंडर which is compressed irreversibly, then अच्छा ये लिखवाने से पहले मैंने ये वाली चीजें, ये केस रह गया ना, चलो ये बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख। डेरिवेशन तो पेपर में आएगी, बस ये लिख के आएगा, फॉर्मूला लिख के आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, तो याद होगी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स होता है एरिया फोर्स नहीं फोर्स अपॉन एरिया, फिर उसमें से एरिया इनटू लेंथ कर देना, वो वॉल्यूम बन जाएगा, वो बन जाएगा फोर्स इनटू वॉल्यूम डेल्टा वॉल्यूम, फिर फोर्स तो आई नहीं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स जो होगा वो प्रेशर इनटू एरिया बन जाएगा, जहाँ पे फोर्स था उसको पीए ले लेना, प्रेशर इनटू ठीक है, आज तो याद है, अगर मैं 15 दिन बाद ये डेरिवेशन पूछूंगी याद होगी, देखिए। आपको क्या लगता है मैं सो रहा होता हूँ? मैं ही तो कह ही नहीं रही, मैं तो कहती हूँ कि याद रखने के लिए तो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना। पता नहीं, अभी तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में है, वो कह रहे कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि उनको पता लग गया कि रोज ही हर बैच में यही हो रहा है, कह रहे पढ़ाई हो नहीं रही, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। पता लग गया भव्य मैम से, उन्होंने बोला कि जब तक शांत नहीं होंगे मैं कोई प्लान नहीं करूँगी। सच में कल रात को मैंने बोला था, आप आई कांटेक्ट नहीं करते कसम, अरे कसम से उन्होंने बोला, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। मैं कसम तो झूठी नहीं खाऊंगी। नहीं एक बार पूछ लो उसके बाद नहीं एक बार तो फोन करके मैं कह रहा हूँ हमेशा तो नहीं जाना, आपका तो सही है। वैसे मैं सोच रहा था सोलह चले, बट वहाँ पे ना क्राउड ज़्यादा होगा, टाउन जाना होगा, तो हम तो सोलह चलते हैं, अच्छे चलिए देख लेंगे।
ये लिख लिया यहाँ तक? हमारे बैच तो कुछ नहीं हो रहा वैसे। आज रिडॉक्स का टेस्ट देना था तुम लोगों ने, जिन्होंने मैंने बोला था कल गुड की छुट्टी। आपने बोला था आज सिंगल क्लास है, अगले परसों का नाम। पर आज बोला था ना, क्योंकि आज छुट्टी थी। कल भी छुट्टी है तुम्हें? अच्छा, शिखा मैम की छुट्टी है ना, फिर उस बैच में तुम कल किस बात की? शिखा मैम का जो स्लॉट है 1:30 बजे वाला, 1:30 बजे होती है फिर यहाँ पे 1:30 बजे टेस्ट देने आऊँ? मैंने आज का नाम डबल कहा था, मैं कल कैसे डबल लगाऊंगी? आज तो मैं अब 10 बजे के बाद फ्री हूँ, कल तो मेरे बैचेस होंगे तुम्हारी ट्यूशन के बाद, फिर तुम भव्य मैम के पास बैठ के टेस्ट देना, बस तुम्हें टेस्ट देना है कल तो। नमन का तो मैसेज आया था कल कि माई टेस्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड। कभी होता भी है प्रिपेयर्ड? कल आने में भी कोई देर नहीं। तो जिन्होंने दे दिया उनको तो नहीं देना, मैंने बोला ही है। लिख ली डेरिवेशन सबने? क्या जा पिया? आप एग्जाम हो इसके तो भी जा रहा हूं। मैं ये भी कह रही हूँ कि अंदर ना आई। तनिष लिख लिया? अब सबसे मुश्किल डेरिवेशन है वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है? धीरे धीरे, मतलब अगर आप पिस्टन पे प्रेशर लगाओगे तो वो स्मॉल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, डेल्टा डीएल। वॉल्यूम में चेंज भी कितना आएगा? डीवी। सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो आप एकदम से करते हो, तो जो वॉल्यूम में चेंज आता है V1 से V2 वो एकदम से आता है, लेकिन जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो जो धीरे धीरे इनफाइनाइटसिमली स्लोली, मतलब इतना स्लोली होगा कि वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा? वेरी स्मॉल चेंज, जिसको हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम में भी कितना चेंज आएगा? वेरी स्मॉल। मतलब फाइनली तो ये V1 से V2 पहुंच जाएगा, लेकिन V1 से V2 पहुंचने में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वर्क डन निकालना है पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, DW। जब भी हमें रिवर्सिबल का वर्क डन निकालना है पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, फिर उसी स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। स्मॉल वर्क डन कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो स्मॉल वर्क डन कितना आया? स्मॉल वर्क डन कितना आया? एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीवी। यानी कि अगर लेंथ में स्मॉल चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में भी कितना चेंज आया? स्मॉल। बट हमें स्मॉल वर्क डन थोड़ा निकालना है, हमें तो टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए ना इंटीग्रेट करते हैं। मैथ्स में एक टूल होता है कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल चीज़ आ गई है और हमें टोटल निकालनी है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट लेकिन कहाँ से कहाँ तक करना होगा? स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या था? V1। फाइनल वॉल्यूम क्या है? तो लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेट की? कि V1 से V2। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल वर्क डन टोटल वर्क डन आ जाएगा, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट करें कैसे? अब इंटीग्रेट करने का रूल होता है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है तो मतलब जो बाहर का प्रेशर आपने अप्लाई किया होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा होता फिर तो वो एकदम से नीचे आ जाता। तो जो बाहर का प्रेशर होगा वो अंदर के प्रेशर से थोड़ा ही ज़्यादा या थोड़ा ही कम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है
वो कितना होगा? आप कहोगे कि मैम मुझे नहीं पता कितना होगा, पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे होंगे वो अंदर के प्रेशर से या तो थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। ज्यादा होगा तो कंप्रेशन हो जाएगी, कम होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगी। मतलब या तो सिलेंडर या तो पिस्टन बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि होगा वो धीरे धीरे। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे होगे वो अंदर के प्रेशर से या तो थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हुआ फिर तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा। लेकिन अब हमें प्रोसेस को इरिवर्सिबल नहीं करना, क्या करना है? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की मेन कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो इंटरनल से या तो थोड़ा ही ज्यादा होगा या थोड़ा ही कम होगा। तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर की जगह क्या लिख दिया? P इंटरनल प्लस माइनस dP। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, P इंटरनल dV प्लस माइनस dP dV। अब देखो किसी छोटी चीज को किसी छोटी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो और भी छोटी हो जाती है। जैसे 0.1 इंटू 0.1 0.01। अब अगर 0.1 छोटा नंबर है, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो वो तो 0.01 और भी छोटा हो जाता है। तो जब आपने इसको ओपन किया तो इसको तो निग्लेक्ट ही कर दो। इसको निग्लेक्ट क्यों करो? क्योंकि डीपी इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर, डीवी इज स्मॉल चेंज इन, दो स्मॉल चीजों को मल्टीप्लाई करोगे वो और स्मॉल हो जाएगी, तो उसको कंसिडर करो ना करो एक ही बात है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन का ना एक रूल होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। इस वक्त हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? वॉल्यूम। लेकिन कर किसको रहे हैं? प्रेशर। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू, तो अगर मैं P की जगह nRT अपॉन V लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे P की जगह nRT अपॉन V लिख दूं तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट हम V1 बाय V2 को कर रहे थे, nRT अपॉन V। मैंने इंटरनल प्रेशर की जगह nRT अपॉन V क्यों लिखा? क्योंकि एक रूल होता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें भी वो वेरिएबल होना चाहिए। इससे पहले जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो कर किसको रहे थे? P को। कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं? कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं? P। तो हमने, अच्छा एक और चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर की टर्म्स में ना लिखती ना तो मैं ये एक्सप्रेशन भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू nRT गैस का होता है और अंदर गैस है, तो यानी कि जो अंदर का प्रेशर है उसकी जगह ही मैं nRT अपॉन V लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सीधा एक्सटर्नल प्रेशर की जगह nRT अपॉन V लिख दूंगी गलत हो जाएगा। कई बजे स्मार्ट ना बने कि मैम इधर ही P की जगह nRT अपॉन V लिख लेते। इतना तामझाम क्यों किया कि पहले एक्सटर्नल प्रेशर को तुमने क्या लिखा? इंटरनल प्लस माइनस dP, फिर इग्नोर किया, फिर P की जगह अगर nRT अपॉन V ही लिखना था तो हम इधर ही P की जगह nRT अपॉन V लिख देते थे। नहीं, क्यों? जब आप स्टार्ट कर रहे हो वर्क डन का एक्सप्रेशन तो वो स्टार्ट किसकी टर्म्स में हो रहा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल हमें नहीं पता बाहर क्या है। आप पिस्टन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? PV इज इक्वल टू nRT में P nRT अपॉन V तभी फॉलो होगा अगर वो प्रेशर अंदर गैस का है, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको कौन फॉलो करते हैं? गैसेस फॉलो करते हैं। आप किसी भी प्रेशर की जगह nRT अपॉन V नहीं लिख सकते। इसीलिए पहले मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को किसकी टर्म में लिखा है? इंटरनल, ताकि जब इंटरनल प्रेशर होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अंदर तो गैस ही है। तो गैस को क्या फॉलो करती हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू, तब हम प्रेशर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? nRT अपॉन, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पता होने जरूरी होना चाहिए कि कब हम प्रेशर को nRT अपॉन V लिख सकते हैं। जब वो इंटरनल है, जब वो गैस का प्रेशर है, तभी हमने स्टार्टिंग में एक्सटर्नल प्रेशर को किसकी टर्म्स में लिखा? इंटरनल। अब बस इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? nRT कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। 1 अपॉन V की इंटीग्रेशन क्या होती है नमन? हाफ रूपी ऐसा कुछ होगा। 1 बाय x की इंटीग्रेशन होती है log x। अगर आप 1 बाय x की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो log x होती है, तो 1 बाय v की क्या होगी? log v। अगर 1 बाय x की इंटीग्रेशन
लॉग एक्स होती है तो 1/v की लॉग v होगी, और अपर लिमिट माइनस, तो log v2 माइनस log v1। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, nRT log v2 बाय, बट ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, जो हमें लॉग की वैल्यूज प्रोवाइडेड होती हैं लिखते हैं, क्योंकि देखो आप आगे चल के आपको बताएंगे कि लॉग टेबल भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होते हैं, एक होते हैं टू द बेस 10। जो हम फर्स्ट टाइम लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं वो टू द बेस ई वाला नेचुरल लॉग होता है, इसका कोई काम नहीं है, बट इसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट बनाने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर आप उसको डिफॉल्ट वाला बनाना चाहते हो 10 वाला, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस भी लगाना पड़ेगा फॉर द सेम रीजन, ताकि जब एक्सपेंशन हो तो वर्क डन नेगेटिव आए, कंप्रेशन हो तो वर्क डन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का एक्सप्रेशन याद करें, माइनस 2.303 nRT log v2 बाय r। क्या लेना है, r की वैल्यू क्या लेनी है, वेरी गुड, नहीं, नॉट वेरी गुड, r इज यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, कितनी लेनी है, n क्या होगा, नंबर ऑफ, वो क्वेश्चन में क्या होंगे, t क्या लेना है, बट अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 प्लस करके किस में लेना है, v2 क्या दिया है, कौन सा, फाइनल, और v1 क्या लेना है। तो विद दिस वी कंप्लीट विद द डेरिवेशन। पर अभी जूल वाली याद करते हैं, कहाँ से, यहाँ से सारा समझाऊं। देखो, जब हमारा वर्क, जब हमने एक्सप्रेशन पी इंटरनल के टर्म में लिख दिया, तो हमने कहा कि हम पी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स का एक रूल होता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगर डी एक्स की टर्म में इंटीग्रेट करें तो हम एक्स को ही कर सकते हैं, फंक्शन एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। अगर हम वी की फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो ये चीज़ है वो भी वी का फंक्शन होनी चाहिए, बड़ी तो प्रेशर थी। तो हमने सोचा कि क्या हम प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ना एक इक्वेशन रहती है, आइडियल गैस इक्वेशन। पी इंटरनल और डीपी कैसे आया, देखो स्टार्टिंग में वर्क डन में एक्सटर्नल प्रेशर था, अब एक्सटर्नल प्रेशर की टर्म्स में अगर हम छोड़ दें, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल की टर्म में लिखे ही ना, तो प्रॉब्लम ये है कि हम यहीं पे रुक जाएंगे, हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिख नहीं सकते। तो हमने चालाकी क्या निकाली, हमने कहा कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को किसकी टर्म्स में लिख देते हैं, इंटरनल। अब इंटरनल की टर्म्स में हमने कैसे लिखा, हमने कहा कि क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, तो ये बात पक्की है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो इंटरनल से बिल्कुल थोड़ा ही ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हुआ फिर तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल की कंडीशन ही क्या होती है, इनफाइनाइटेसिमली स्लो। तो हमने क्या कहा कि एक बात पक्की है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो अंदर वाले से या तो थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर की टर्म्स में लिख दिया कि पी एक्सटर्नल इज पी इंटरनल या तो प्लस टीपी या तो माइनस डीपी। ये लिखने से हमें एक क्या फायदा हुआ कि जैसे हमने इसको एक्सपैंड किया ये वाली टर्म तो जीरो होगी। अब हमारा वर्क डन किसकी टर्म्स में आ गया, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर में आने से हमारे पास ये फायदा हुआ कि इंटरनल प्रेशर क्योंकि गैस का होगा तो गैस के ऊपर हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ गैस। इंटरनल प्रेशर तो गैस का ही प्रेशर होगा क्योंकि अंदर तो गैस ही होती है। तो जैसे ही हमने इंटरनल प्रेशर को गैस का प्रेशर माना तो उस पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हुए पी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, nRT अपॉन, और हमें जो चाहिए था कि अगर हम v के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अंदर होना भी क्या चाहिए, v, वो कंडीशन फुलफिल होगी। फुलफिल होते ही हमने जो कांस्टेंट थे nRT उनको बाहर निकाल दिया और हमारे पास अंदर क्या रह गया, 1/। अब 1/v की इंटीग्रेशन होने के लिए हमने मैथ्स समझा कि मैथ्स कहता है कि अगर हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर उसका रेसिप्रोकल को इंटीग्रेट करना है तो वो log x हो जाता है। तो इसमें हमने 1/v को इंटीग्रेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, बट ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद में हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय लॉग एन। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर हम लॉग एम में से लॉग एन माइनस करें तो कलेक्टिवली हम इसको एम बाय एन लिख सकते हैं। इसे फायदा क्या होगा, कट जाएगा और हम सीधा एक ही वैल्यू की लॉग, अगर हम इसको ऐसे ना लिखे तो हमें V2 का अलग से लॉग देखना पड़ेगा, V1 का। अब तो एक ही बार V2 बाय V1 को कट करके हम एक ही लॉग देखेंगे, बट ये नेचुरल लॉग है। ये भी आपको आगे चल के पता लगेगा कि लॉग भी कई तरह के होते हैं। जब हम पहली बार लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो नेचुरल वाला आता है, लेकिन जो हमें वैल्यूज गिवन होती है वो टू द बेस 10 की होती है। इसमें 10 कुछ करेगा नहीं, बस इसको 10 बनाने के लिए हमें एक बाहर एक नंबर क्या लगाना पड़ेगा, 2.303, क्योंकि ये रूल होता है कि नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है, 2.30। हमारे वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस क्यों लगाया, ताकि वही भी बाय द सिस्टम नेगेटिव आए, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आए। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या निकल के आया, -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाय, ये डेरिवेशन नोट कर लो रिवर्सिबल वन, हाँ आ सकती है, ड्यूरिंग during reversible process external pressure is only little less or little more than P internal, so it is carried out infinitesimally slowly, hence small work done to find total integrate गाइस प्लीज डोंट टेक इट मिस्टेक लाइक मजाक। कल तक जिनका रिडॉक्स वाला नहीं हुआ